जो पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं ये है लेजर। लेजर जो है ये एक्रोनिम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। लाइट एम्प्लीफिकेशन, एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, एस फॉर स्टिम्युलेटेड, ई फॉर एमिशन एंड आर फॉर रेडिएशन। सो इसका फुल फॉर्म मिला के बनता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा भी जाता है। लेजर जो है वो बेसिकली it is a device which produces a highly intense, coherent, monochromatic and unidirectional beam of light. हाईली इंटेंस मतलब जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, मोनोक्रोमेटिक जिसमें एक ही वेवलेंथ हो, एक ही कलर हो, यूनिडायरेक्शनल मतलब जिसमें कि जितने भी फोटॉन्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो। यूनिडायरेक्शनल को आप ऐसे समझ सकते हैं, आप मान लीजिए एक टॉर्च जलाते हैं या एक कैंडल जलाते हैं तो चारों तरफ लाइट फैलती है, तो उसके जो वेव्स हैं वो चारों डायरेक्शंस में चलती हैं। ये यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक डायरेक्शन में चलेगा, चाहे एक्स में चले, चाहे वाई में, चाहे जेड में। तो ये पोलराइज्ड लाइट एक तरह से समझ लीजिए ऐसे हो जाती है कि एक ही डायरेक्शन को कन्फाइन हो जाती है। और चौथी चीज है इसमें कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। कोहेरेंट का मतलब होता है जिसमें जितने भी फोटॉन्स हैं या जो भी वेव की आप बात करें वो सारे फोटॉन्स सेम फेज में होते हैं, सबका फेज सेम होता है, ऐसा लगता है कि सारे एक ही सोर्स से आ रहे हैं। और इस तरह से एक बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट बीम क्रिएट होती है जिसको बहुत जगहों पे यूज किया जाता है, मेडिकल पर्पजेस से, डिफेंस पर्पजेस से या कम्युनिकेशन पर्पजेस से एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहां पर की बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर की इसको यूज किया जाता है। ये आपको एक एग्जांपल मैं उसका दिखा रही हूँ। ये देखिए नॉर्मल टॉर्च का लाइट है, जब आप इसको जलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ फैलती है या एटलीस्ट फैलती हुई चली जाती है। और ये आप देखिए ये एक लेजर वाली टॉर्च है। आपने ट्रेन्स में देखा भी होगा एक रेड कलर की लाइट वाला या ये ग्रीन कलर वाला भी कभी कभी मिलता है। ये लेजर लाइट है, जो आप इसको जलाते हैं तो आपको आसपास कोई रोशनी नहीं दिखाई देगी, लेकिन जहां पे दूर उसका स्पॉट पड़ेगा वहां बहुत छोटा सा मिलीमीटर साइज में, 1 मिलीमीटर या इससे भी छोटा स्पॉट आपको दिखाई देगा और बहुत लंबे डिस्टेंस तक दिखाई देगा। मान लीजिए आपसे बहुत दूर काफी ज्यादा डिस्टेंस पे एक पेड़ है, आप उसके ऊपर डालिए तो आपको वहां पे भी वो स्पॉट दिखाई देगा। जबकि अगर आप ये नॉर्मल टॉर्च की लाइट डालते हैं तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाती है और वहां पे खत्म हो जाती है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि चूंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा दूर तक विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी ये जाती है। यहाँ नीचे मैंने आपको कुछ लेजर डिवाइसेस दिखा रखी हैं जो अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज होती हैं। ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज होती हैं, कोई मेडिकल पर्पस के लिए, कोई डिफेंस पर्पस के लिए या कोई किसी और पर्पस के लिए, स्टोरेज पर्पस के लिए भी इनका यूज होता है। तो ये आपका डिफरेंट डिवाइसेस हैं। और अब हम आ जाते हैं कि लेजर्स को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क होते हैं उनके ड्राइव्स में, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स में यूज होती हैं। लेजर प्रिंटर में आपको पता ही है यूज होती है, कंप्यूटर में बहुत जगह यूज होता है, इसका कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है। लेजर प्रिंटर में यूज होता है, बारकोड स्कैनर्स की तरह से यूज किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक में यूज होता है, सेमीकंडक्टिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है इस पे बेस्ड होती है। फ्री स्पेस में जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है उसके लिए भी लेजर का यूज किया जाता है। सर्जरी में तो आपको पता ही है लेजर सर्जरी होती है, आंख की भी होती है और जगहों की भी होती है, कैंसर की भी होती है, जहां पे भी कहीं आपको कोई सेल्स बर्न करने होते हैं उनके लिए इनका यूज होता है, स्किन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और कैसे कैसे होता है ये हम लास्ट में फिर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये यहाँ पर ऐड करने का ये पर्पस था कि बहुत सारे एरियाज हैं, वाइड एरियाज में इनका यूज होता है। और बहुत सारे एरियाज आपके इंजीनियरिंग के भी हैं, जैसे कि मेटल शीट्स का कटिंग करना हो, वेल्डिंग करना हो या उनमें ड्रिलिंग करना हो, इन सब के लिए भी ये यूज होती है। लेजर जो डिवाइस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये डिवाइस जो है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी कि सिर्फ एक ही वेवलेंथ एमिट करती है। उसके अंदर से जो भी लाइट वो एमिट करेगी वो सिर्फ एक वेवलेंथ को एमिट करेगी, बाकी को जो है वो एमिट नहीं करती। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हाईली डायरेक्शनल होती है। हाई डायरेक्शनैलिटी का मतलब एक ही डायरेक्शन में, हाईली यूनिडायरेक्शनल होती है। जो कुछ भी निकालेगी अंदर से, जो कुछ भी फोटॉन्स निकलेंगे इसमें से, वो सब एक ही डायरेक्शन में मूव करते होंगे, स्प्रेडिंग नहीं होगी। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी तरह से जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। ऑल
photons will move in single direction, और इनका जो एंगुलर स्पीड होता है 1 मिलीमीटर पर मीटर के अकॉर्डिंगली होता है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि सारे जितने भी फोटॉन्स निकलेंगे वो सब सेम फेज में होंगे। सेम फेज में होने से फायदा ये होता है कि उनका फोकसिंग आसान हो जाता है, फोकसिंग को इम्प्रूव करता है। चौथी इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई इंटेंसिटी। इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है कि वो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और अगर आप बहुत स्मॉल एरिया में इसको अगर आप कंसंट्रेट कर दें तो ये माइक्रोमीटर्स के, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर के एरिया में अगर आप इसको कंसंट्रेट करें तो इतना ज्यादा उसका फोकसिंग होता है कि वहां बर्निंग प्रोड्यूस कर देता है। पोलराइज्ड, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ही प्लेन में जो भी फोटॉन्स निकलते हैं वो सारे एक ही प्लेन में निकलते हैं, इसलिए किसी भी मीडिया से बहुत आसानी से ये पास हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम पे। लेजर बीम की क्या प्रॉपर्टीज हैं? 4 प्रॉपर्टीज हैं। द लेजर बीम इज अ वेरी हाई इंटेंसिटी बीम, it is unidirectional beam of light, it is highly monochromatic and it is coherent beam of light. पहला प्रॉपर्टी यूनिडायरेक्शनल, दूसरा मोनोक्रोमेटिक, तीसरा इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और चौथा कोहेरेंट होती है, सब सेम फेज में होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ लेजर। लेजर डिवाइस बनाने के लिए किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये हम अब यहाँ डिस्कस करते हैं। किसी भी लेजर डिवाइस को बनाने के लिए 2 चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। पहली है आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन और दूसरा स्टिम्युलेटेड एमिशन। पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिम्युलेटेड एमिशन दोनों को समझने के लिए कुछ और चीजें एक्स्ट्रा आपको समझनी पड़ेंगी। तो ये पहले मैं आपको बता देती हूँ, एनर्जी स्टेट्स ऑफ एटम। एटम की एनर्जी स्टेट्स को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। जब अगर किसी पर्टिकुलर एटम में से 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आप मुझे बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर 17 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहली ऑर्बिट में 2 होंगे, दूसरी ऑर्बिट में 8 होंगे और थर्ड ऑर्बिट में 7 होंगे। ये इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये कोई स्पेसिमेन होगा तो ये किसी और एटम के साथ इसने अपना कॉम्बिनेशन करके लास्ट के अपनी स्टेबिलिटी पूरी करने के लिए लास्ट वाले में 8 पूरा कर लेगा, बट अदरवाइज जो इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यही रहेगा। अब देखिए, मान लीजिए एक एटम है जिसका की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली ये आपका न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं और से ये 2 ही ऑर्बिट्स हैं और इसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होता है, तीसरी ऑर्बिट भी बना लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है और तीसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिए किसी इस ऑर्बिट के किसी इलेक्ट्रॉन को के आसपास से कोई फोटोन गुजरता है जिसकी एनर्जी h न्यू है, तो ये उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। चूंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये मूव करके बाहर वाली ऑर्बिट में चला जाएगा। अब यहाँ पे ये ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, यहाँ मैक्सिमम ये 10⁻⁸ सेकेंड्स तक रुकेगा और उसके बाद उस एनर्जी को बाहर निकाल के वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब ये अलग अलग तरह के एटम्स हो गए। एक एटम वो है जो सारी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। दूसरा एटम वो है जिसके पास से कोई फोटोन आ गया, गुजर गया, तो उसने क्या किया कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और अपर लेवल में किसी में चला गया। ऐसे एटम को एक्साइटेड एटम कहते हैं। तो अब कुल मिला के आपके पास 2 स्टेट्स एटम की हो गई। पहली स्टेट जो है उसको ग्राउंड एनर्जी स्टेट ऑफ एटम कहते हैं और दूसरी स्टेट जो है वो हायर एनर्जी स्टेट कहलाती है। हायर एनर्जी स्टेट में भी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, एक्साइटेड स्टेट होती है, मेटास्टेबल स्टेट होती है, एक से ज्यादा मेटास्टेबल स्टेट्स हो सकती हैं, बट फिलहाल आप 2 एनर्जी स्टेट समझिए, पहली ग्राउंड एनर्जी स्टेट और दूसरी हायर एनर्जी स्टेट। हम आ जाते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट क्या होती है। एक एटम with its normal electronic configuration, an atom with its normal electronic configuration is called ground state atom। और इस स्टेट में जो एटम की स्टेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई लोएस्ट एनर्जी लेवल इन ग्राउंड स्टेट एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम इन दिस स्टेट इज मैक्सिमम।
फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो उसका जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अलग अलग जो आपके एटम्स होते हैं उनके लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी अलग होती है, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी अलग होती है। इसकी जो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आ जाइए, अगर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के उनको एनर्जी गेन हो जाती है तो वो ग्राउंड स्टेट में नहीं रह जाते, ऐसा एटम जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। फिर से समझिए, इफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम हैव हायर एनर्जी देन दिस एटम कैन नॉट स्टे इन ग्राउंड स्टेट, रादर इट मूव्स इन हायर एनर्जी स्टेट। दो पॉसिबिलिटीज हैं जो हायर एनर्जी स्टेट्स की। फर्स्ट वन इज एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड वन इज मेटास्टेबल स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कब है? जब आपका जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी वाला है वो है आपका ग्राउंड स्टेट, जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी वाला है दैट इज एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट और जो आपका ग्राउंड स्टेट है उन दोनों के बीच वाला जो पोजीशन होता है दैट इज मेटास्टेबल स्टेट। देखिए यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट क्या है? द स्टेट इन विच द एटम मूव्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड इट कैन मैक्सिमम stay there for a maximum of 10 raised to the power -8 seconds. Then it emits that energy and return back to lower states. एक एटम जो एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद अलग किसी ऊपर की स्टेट में चला गया और मैक्सिमम वहां 10 रेज़ टू द पावर -8 सेकेंड्स तक रुक सकता है, तो ये एनर्जी स्टेट जो है वो एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। दूसरी तरह से भी कह सकते हैं हम कि जो मैक्सिमम एनर्जी वाला जो स्टेट होता है किसी एटम का वो एक्साइटेड स्टेट होता है, और यहाँ पर कोई भी एटम 10 रेज़ टू द पावर -8 सेकेंड्स तक रह सकता है। अगर आप किसी भी एटम को उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे देंगे जो उसको एक्साइट करने के लिए चाहिए, उस स्टेट तक पहुंचाने के लिए चाहिए, अगर उससे ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे डिटैच हो जाएगा, एटम से अटैच्ड नहीं रहेगा, उस केस में आयोनाइजेशन हो जाता है। तो इस पे बेस्ड एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स होते हैं, जो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। एक्साइटेशन तब होता है जबकि कोई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी पाके और ऊपर के लेवल्स में चला जाता है, लेकिन वो एटम को छोड़ के बाहर नहीं निकलता, एटम से डिटैच नहीं होता, तो ऐसा एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट एटम का कहलाता है। यहाँ पर किसी भी एटम का स्टेट 10 रेज़ टू द पावर -8 सेकेंड्स तक होता है, और उसके बाद वो पूरी एनर्जी को निकाल के या तो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है या कुछ एनर्जी निकाल के बीच की जो स्टेट्स हैं मेटास्टेबल स्टेट्स उनमें आ सकता है। किसी एटम में एक या एक से ज्यादा मेटास्टेबल स्टेट्स हो सकती हैं। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है? इट इज अ स्टेट बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम के बीच की जो स्टेट होती है ये मेटास्टेबल स्टेट होती है, और यहाँ पर किसी भी एटम का जो स्टे होता है वो 10 रेज़ टू द पावर -6 सेकेंड्स तक होता है। अब देखिए 10 रेज़ टू द पावर -8 into 100 इज 10 रेज़ टू द पावर -6, यानी कि मेटास्टेबल स्टेट में जो एटम्स का स्टे होता है वो 100 टाइम्स ज्यादा होता है देन एक्साइटेड स्टेट, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटास्टेबल स्टेट की जिसकी वजह से इसको लेजर बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त समझा जाता है। तो ज्यादातर जो आपके लेजर्स हैं उनमें एक या एक से ज्यादा मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट एटम्स। अब यहाँ पर आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन समझ लीजिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज दैट मिनिमम पोटेंशियल जो जिसकी जरूरत होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए। सो द मिनिमम potential or minimum energy required to struck off an electron from an atom is called ionization potential. Excitation potential क्या है? The minimum energy required for sending an atom to its excited state is called excitation potential. यहाँ पर मैंने आपको ये स्टेट्स दिखाने की कोशिश की है। यहाँ नीचे देखिए, जो सबसे नीचे वाली स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, जो मैक्सिमम वाली एनर्जी है ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। ये अलग अलग एटम्स की अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स हो सकती हैं, और एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में आप देख सकते हैं कि ये दो आपकी मेटास्टेबल स्टेट्स दिखाई हैं। किसी एटम में एक हो सकती है, दो हो सकती है, या ज्यादा भी हो सकती है मेटास्टेबल स्टेट्स।
अब हम यहाँ से समझ सकेंगे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन बेसिकली किसी भी स्पेसिमेन में जो आपके एक्साइटेड एटम्स हैं या जो हायर स्टेट में एटम्स हैं उनके नंबर को बढ़ाना एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। सो लोअर एनर्जी स्टेट्स के कंपैरिजन में हायर एनर्जी स्टेट्स में नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाना इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। जितने ज्यादा एटम्स बढ़ जाएंगे उतना हम उनका फायदा उठा सकते हैं, उनसे एनर्जी रिलीज कराने में। जिस एनर्जी को हम लेजर बनाने के लिए, लेजर बीम बनाने के लिए यूज करेंगे, तो ये एनर्जी हमको तभी मिल सकती है जब वो हायर स्टेट्स में हो, और फिर उनको हम फोर्सफुली हायर स्टेट से लोअर स्टेट में ले आए तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से उनसे एनर्जी रिलीज करा सकते हैं। इसके लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत जरूरी है। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन in a specimen is occurs when the number of atoms in lower energy states is less and higher energy states is more. तो जब भी लोअर स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में कम एटम्स हो और हायर स्टेट में ज्यादा हो, वहां पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। नॉर्मली पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल पंपिंग आप ऐसे समझ लीजिए, आपने फ्लैश देखा होगा, कैमरे के फ्लैश में बहुत लाइट होती है, बहुत तेज चमकता है, और जो फ्लैश लाइट्स होती हैं आप उसमें गर्मी भी महसूस कर सकते हो, तो वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप किसी स्पेसिमेन के पास बार बार फ्लैश जलाएंगे किसी स्पेसिमेन के ऊपर, तो जो उस स्पेसिमेन के एटम्स हैं वो वहां से एनर्जी गेन करके अपर स्टेट्स में चले जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है ऑप्टिकल पंपिंग। सो ऑप्टिकल पंपिंग इज वन ऑफ द वेरी कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर ऑब्टेनिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया हुआ है पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे होता है। ये देखिए, ये नॉर्मल पॉपुलेशन है। नॉर्मली जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आप यहाँ जो ग्राउंड स्टेट E1 है इसमें है, और यहाँ E2 में आप देख सकते हैं कि केवल एक ही है, 1 या 2 या 5, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट आर मोर एंड नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट्स आर लेस। एक्साइटेड हो सकती है या मेटास्टेबल हो सकती है, कोई भी हो सकती है। हायर स्टेट्स में अगर नंबर ऑफ एटम्स कम है तो ये नॉर्मल पॉपुलेशन कहलाती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन कब होता है? ये देखिए, जो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट है इसमें सिर्फ एक एटम है, और जो अपर स्टेट्स हैं यू कैन सी देयर आर सो मेनी एटम्स। सो दिस इज अ केस ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो प्रिंसिपल के लिए रिक्वायर्ड चीज है लेजर बनाने के लिए, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन को समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि जो रेडिएशंस हैं, जो आपके फोटॉन्स हैं, वो मैटर से या स्पेसिमेन से किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। 3 तरह का इंटरैक्शन होता है। पहला कहलाता है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, दूसरा कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और तीसरा कहलाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या स्पॉन्टेनियस, पहले समझिए स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन क्या हुआ। अगर कोई एटम है, उसके पास से कोई बहुत ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन गुजर रहा है, उस एटम ने उसको कैप्चर कर लिया और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। दिस इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंड्यूस्ड वो कब हो जाता है? जब हम इंटेंशनली ऐसा करते हैं कि उसके पास, किसी एटम के पास हम ऐसा कोई फोटोन भेजें जिसकी एनर्जी hν हो, और ये एनर्जी जो उसकी एक्साइटेड स्टेट और जो उसकी ग्राउंड स्टेट है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो। अगर ऐसा होगा तो वो उसको, अगर उससे कम होगी फिर तो वो नहीं जा पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का या जिस भी अपर स्टेट में जाना है, उन दोनों स्टेट्स के बीच की एनर्जी, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, उतनी एनर्जी का अगर कोई फोटोन हम वहां से भेजें तो वो एटम उसको एब्जॉर्ब करके अपना एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। तो ये कहलाता है आपका इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम उतनी ही एनर्जी के फोटॉन्स वहां पर सप्लाई करते हैं। ये देखिए, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन को दिखाने के लिए एक छोटा सा एनिमेशन मैंने यहाँ डाला है। ये hν एनर्जी का एक फोटोन आता है, और इसके आने से जो एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में था, यहाँ से ये मूव करके एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पहुंच जाता है। ये कहलाता है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। दूसरा देखिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है? अगर कोई एटम आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो इट कैन स्टे देयर फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10⁻⁻⁸ सेकेंड।
उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो उस एनर्जी को रिलीज करेगा और वापस एक फोटोन डिके करेगा, एक जितना उसने एक्सेप्ट किया था, जितना उसने एब्जॉर्ब किया था उतना वो डिके करेगा और वापस लोअर एनर्जी स्टेट में चलाएगा। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है, ये और ये हमेशा होता रहता है एटम्स में। एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहते हैं स्पॉन्टेनियसली, उसको एब्जॉर्ब करके अपर स्टेट्स में जाते रहते हैं और फिर उसको निकाल के वापस ग्राउंड स्टेट में आते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने नीचे इसका फिगर बनाया हुआ है। ये कोई एटम है जो यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन के थ्रू यहाँ आ गया है। फिर ये 10⁻⁻8 सेकेंड्स के बाद ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नीचे आता है। जब ये नीचे आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि h न्यू एनर्जी का एक फोटोन यहाँ से निकल रहा है। इसको एक आपको मैंने एनिमेशन के तौर पे भी यहाँ दिखाने की कोशिश की है। जो फोटॉन्स होते हैं वो एनर्जी ऑकर कर, जो एनर्जी है उनको एमिट करते रहते हैं, और जो एनर्जी फोटॉन जो वो एमिट करते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन की स्पेशलिटी है कि वो उस एनर्जी को तो एमिट करेगा लेकिन जो फोटॉन का मूवमेंट होगा वो किसी भी डायरेक्शन में होगा। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है। अब आ जाइए स्टिम्युलेटेड एमिशन। स्टिम्युलेटेड एमिशन कब होता है, जब आप ऐसा करें कि किसी एक्सटर्नल पार्टिकल का यूज करें और उसको किसी एक्साइटेड एटम के पास या किसी हायर स्टेट एटम के पास ले जाएं। उस फोटोन का जो एनर्जी हो वो जिस एक्साइटेड स्टेट में या हायर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, एटम है, उसके और ग्राउंड स्टेट के डिफरेंस के बराबर हो। अगर ऐसा कोई फोटोन वहां से पास होता है, उस एटम के बहुत क्लोज से पास होता है, तो वो उसको जबरदस्ती करके उससे अपने बराबर एनर्जी का एक और फोटोन निकाल लेता है। ये फोटोन उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में ये खुद जा रहा होता है, और इस तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 और मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं फोटॉन्स के नंबर। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं क्लास में दिया करती हूँ, हालांकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, बट मैं आपको छोटे से मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो कॉलेज में घूम रहा है चारों तरफ, वो क्लास में जाता है, उसका एक दोस्त है वहां, वो उसको बुलाता है, अब मैम मेरे को बहुत जरूरी काम है, इसको भेज दीजिए। चलो जी भेज दिया। अब उसने क्या किया, उसने स्टिम्युलेट किया उस दूसरे बच्चे को भी कि पढ़ाई छोड़ के तुम मेरे साथ आ जाओ। अब ये दोनों बच्चे चल पड़े। फिर इनको याद आया कि भाई ऑटोमोबाइल की क्लास में मेरे 2 दोस्त और हैं, तो ये ऑटोमोबाइल की क्लास में चले गए। वहां से उन्होंने दोनों ने एक एक बच्चों को और निकाल लिया। अब ये 4 हो गए। अब ये चारों एक डायरेक्शन में एक तरह से एक थिंकिंग के साथ चलते चले जा रहे हैं। तो ये आपका, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। इनकी मोनोक्रोमेसिटी इसलिए है क्योंकि सारे जो है वो एक ही तरह की सोच वाले हैं, हाईली इंटेंस होते चले जा रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक हैं, यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिधर एक जाएगा उधर ही सारे जाएंगे। तो ये सारा, और कोहेरेंट इसलिए क्योंकि सबका जो तरीका होगा वो एक ही होगा। इनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, उसके बाद जाके चाहे वो मारपिटाई ही क्यों ना कर लें। तो ये आपका होता है स्टिम्युलेट करना, किसी को कंपेल करना कि भाई तुम ऐसा करो। तो स्टिम्युलेटेड एमिशन में ऐसा ही होता है। कोई ऐसा एटम जो हायर एनर्जी स्टेट में होता है, उसको उसके पास से एक ऐसा फोटोन एक्सटर्नल पार्टिकल के तौर पे निकाला जाता है जो फोटोन अपने बराबर एनर्जी का, सेम वेवलेंथ का और उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ एक और फोटोन उस एटम में से स्ट्रक ऑफ कर लेता है, और फिर ये एटम जो है वो लोअर स्टेट में आ जाता है और वो दोनों फोटॉन्स आगे चले जाते हैं बाकी के एटम्स में से एनर्जी को निकालने के लिए। तो ये जो एमिटेड फोटोन होता है, ये चूंकि स्टिम्युलेट कर रहा है, इसलिए ये स्टिम्युलेटेड एमिशन कहलाता है। ये इसका फिगर में बना के दिखाने की कोशिश की है मैंने। ये देखिए, एक एटम एक्साइटेड स्टेट में है, इसके पास आपने h न्यू एनर्जी का एक फोटोन भेजा, और ये जो h न्यू एनर्जी है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 एंड द सेम इज इक्वल टू h न्यू। अब ये जब यहाँ आता है तो ये क्या करता है, इस वाला जो यहाँ पे एटम था इससे एनर्जी निकाल लेता है, और वो खुद तो ये आ जाता है नीचे ग्राउंड स्टेट में। और अब ये जो पहले एक था ये वाला, अब इसके साथ साथ एक और आ गया। दोनों का सेम डायरेक्शन है, सेम एनर्जी है, सेम वेवलेंथ भी होगी। तो ये है आपका स्टिम्युलेटेड एमिशन। स्टिम्युलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन में आप यहाँ इस से बहुत आसानी से डिफरेंस देख सकते हैं। 2 पीछे से फोटॉन्स आ रहे हैं, उन्होंने एक डाउन किया, तीसरा फोटोन निकला,
फिर अगले वाले को भी डाउन किया और चौथा फोटोन निकल आया, और आप देख सकते हैं कि ये सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए चले जा रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये एम्पलीफाई हो रही है इनकी इंटेंसिटी, किस चीज का यूज करके? स्टिम्युलेटेड एमिशन का यूज करके। लेजर के टाइप्स देख लीजिए, 4 तरह के लेजर होते हैं। पहला सॉलिड स्टेट लेजर, दूसरा लिक्विड स्टेट लेजर, तीसरा गैस स्टेट या गैस लेजर, और चौथा सेमीकंडक्टर लेजर। आपको सिर्फ इनके नाम पता रखने हैं और इनके एक एक एग्जांपल। सॉलिड स्टेट लेजर जो है वो आपका रूबी लेजर और याग लेजर, ये दोनों सॉलिड स्टेट लेजर हैं। यूरोपियम चैलेट लेजर जो है ये लिक्विड स्टेट लेजर है। क्यों? जिस लेजर में जो एक्टिव कंपोनेंट होता है, जो स्पेसिमेन जो यूज हो रहा है, जिसके एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में भेजा जा रहा है और उससे एनर्जी का यूज किया जा रहा है, उससे एम्प्लीफिकेशन किया जा रहा है, वो एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव मटेरियल जो होता है, वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड स्टेट लेजर। रूबी लेजर और याग लेजर ये दोनों सॉलिड फॉर्म में है, जो आपका एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। और लिक्विड लेजर जो है उसमें लिक्विड फॉर्म में है। गैस लेजर में कार्बन डाइऑक्साइड लेजर या हीलियम नियॉन लेजर दोनों यूज होते हैं। सेमीकंडक्टर लेजर में गैलियम आर्सेनाइड लेजर भी है, इंडियम फॉस्फाइड लेजर भी है। ये दोनों सॉलिड स्टेट लेजर है। इनके अंदर बहुत डिटेल में मत जाइएगा, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये 4 तरह के लेजर होते हैं और इनके ये एग्जाम्पल है। अब हम एक नजर डाल लेते हैं इनकी एप्लीकेशंस पे। मेडिकल एप्लीकेशंस देखिए, अनवांटेड सेल्स को जलाने के लिए या टिश्यूज को जलाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के दौरान लेजर का यूज होता है। डेंटल सर्जरीज एंड डेंटल ट्रीटमेंट्स में लेजर यूज होता है। किडनी और गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं, जब उनको ऑपरेट करके निकालना होता है या किसी तरह से निकालना होता है और वो बड़े हो जाते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए लेजर का यूज होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी, आई सर्जरी, मतलब जो जहां आपका आईज वाला जो पार्ट है उसमें आई सर्जरी के लिए लेजर का यूज होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी में हेयर रिमूवल के लिए, बालों की अनवांटेड ग्रोथ जहां हो जाती है उनको रिमूव करने के लिए लेजर का यूज होता है। कैंसर के डायग्नोसिस के लिए और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी लेजर का यूज होता है, जहां पे भी किसी टिश्यू को पार्टली या रिमूव करना हो या पूरा का पूरा बर्न करना हो, दोनों केस में लेजर का यूज होता है। एंजियोप्लास्टी और मेडिकल इमेजिंग में लेजर का यूज होता है। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, जिसमें कि स्किन का रीसर्फेसिंग की जाती है या स्कार्स का रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, वो उसके लिए भी लेजर का यूज होता है। लिपोसक्शन में लेजर का यूज हो सकता है। आपको 4 एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं आमतौर पे 4 नंबर के क्वेश्चन में। 4 मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ लेजर या डिस्कस वेरियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ लेजर 4 नंबर के क्वेश्चंस में आता है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस पे आ जाइए। 3 बेसिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस, यहाँ पर आपको 3 ही डिस्कस करी है मैंने और इससे ज्यादा आपको आता भी नहीं है। लेजर कटिंग, लेजर ड्रिलिंग और लेजर वेल्डिंग। कटिंग, अगर आपको किसी मेटल शीट को काटना है, लेजर कटिंग यूज हो सकता है। लेजर ड्रिलिंग, कहीं पर होल्स करने हैं, इनका यूज हो सकता है। लेजर वेल्डिंग, अगर आपको 1 या 2 मेटल शीट्स को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जोड़ना हो तो ये स्पॉट वेल्डिंग कहलाता है। अगर आपको उसके एजेस को ऐसे ऐसे जोड़ना है, ऐसे यहाँ से यहाँ ये दोनों एजेस को जोड़ना है, ये आपका सीम वेल्डिंग कहलाता है। और अगर आप चाहते हैं कि गर्म तो हो रहा है लेकिन कार्बन कंपोनेंट ना ऐड हो, तो उसके लिए इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है। कटिंग देखिए, ये आपका एक लेजर डिवाइस लिया गया है। इस लेजर डिवाइस में यहाँ से लेजर एमिटर लगा हुआ है। यहाँ से जो लेजर बीम्स एमिट होती हैं वो एक 45 डिग्री के ऊपर झुके हुए रिफ्लेक्टिव मिरर पे पड़ती हैं और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ देख सकते हैं आपके नीचे को आ रही है। यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये फोकसिंग लेंस भी कहलाता है। ये फोकस करके यहाँ नीचे से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फोकस्ड लाइट को यहाँ पर ला रही है। इसकी पहले ही इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और ज्यादा फोकसिंग हो गया तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फोकस पॉइंट है यहाँ पे कितना ज्यादा एनर्जी होगा। अगर आप इसके नीचे कोई भी आपका पीस रखेंगे, जो भी आपका जिसमें कटिंग करना है, और ये आपका पूरा मूवेबल होता है, इस तरह से ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है। आपको जैसे अगर ऐसे ऐसे कटिंग करनी है तो ऐसे मूव कर लीजिए, अगर आपको ऊपर नीचे ऐसे कटिंग करनी है तो ऊपर नीचे मूव कर लीजिए। ये मूवेबल आर्म होता है, इससे मूव करके यहाँ पर कटिंग हो जाती है। और अब ये ज्यादातर जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटेड होती हैं ऐसी मशीन्स जो लेजर कटिंग करती हैं, क्योंकि इसमें जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। परफेक्ट एक्यूरेसी अगर उसमें नहीं होगी आपकी तो वो मेटल शीट को खराब भी कर सकता है।
ड्रिलिंग में देखिए सेम आपका जो प्रोसीजर है वो यूज किया गया है, वैसे ही कन्वर्जिंग लेंस से होते हुए आपका जब ये फोकस्ड बीम आती है तो आप इसके नीचे जो भी आपका जिसमें ड्रिल करना है उसको रख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा पिघल जाएगा और उसमें ड्रिल हो जाएगा। अगर आप इस जो आपका छेद है उसको बड़ा करना चाहते हैं ऐसे गोलाई में, तो आप इसको मूवेबल आर्म होती है, आप इसको ऐसे गोलाई में मूव कर सकते हैं या ऐसे मूव कर सकते हैं या ऐसे मूव कर सकते हैं। जिस तरह से आपको पतला छेद करना है आप पतलाई में ऐसे ऐसे मूव कर लीजिए, लंबा ऊपर से नीचे करना है ऐसे कर लीजिए, आपको बड़ा होल करना है तो ऐसे गोलाई में होल कर लीजिए। ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ऑल थिंग्स आर परमिटेड। इसमें होता क्या है कि जहां पर भी आप ये लेजर बीम फोकस डालते हैं वहां पे जो मेटल है वो पिघलता चला जाता है और अपने आप वहां पर होल होते चले जाते हैं। लेजर वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग भी इसी तरह के अरेंजमेंट से होती है, सेम अरेंजमेंट आप देख रहे हैं कि है। इसमें क्या होता है कि अब आपका जो सिंगल स्पेसिमेन अब हर जगह रखा जा रहा था उसकी जगह यहाँ डबल शीट्स हैं, ये 2 शीट्स रखी गई हैं और यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग हो रही है। ये दोनों हिस्से में ऊपर से नीचे तक पिघल जाएगा और यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगी। सीम वेल्डिंग करना होता है तो ऐसे दोनों एजेस को सीधे रखा जाता है और यहाँ से यहाँ तक आपका जो लेजर बीम है उसको मूव कर दिया जाता है। अगर आपको कार्बन कंपोनेंट्स ऐड होने से बचाना है तो ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसके अंदर ये सारा वेल्डिंग का अरेंजमेंट लगा दिया जाता है और इस तरह से आपकी गैस इनर्ट गैस वेल्डिंग हो जाती है। वो जो गैस चैम्बर होता है उसके अंदर कोई भी हीलियम या नियॉन या ऐसी कोई इनर्ट गैस भर दी जाती है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन ना बनाए। एडवांटेजेस देखिए लेजर के, लेजर जो है उसके अंदर हाई इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके वो मूव कर सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन पर्पसेस से यूज होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसका नहीं होता तो किसी भी तरह का नॉइज या अटेन्यूएशन या डिस्टॉर्शन इन सबसे फ्री होता है, इसलिए कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। मिनिमम सिग्नल लीकेज इसमें होता है, मिनिमम सिग्नल लीकेज की वजह से भी कम्युनिकेशन में ये बहुत अच्छा रहता है। जो लेजर बेस्ड फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं और उनके अंदर किसी भी तरह का कोई अटेन्यूएशन डिस्टॉर्शन नहीं होता है, इसलिए वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज होती हैं। इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और डाइवर्जेंस फैलना बहुत कम होता है, इसलिए ये डिफेंस फील्ड में यूज होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सिंगल लेजर बीम जो है वो 1 माइक्रोमीटर तक के डायमीटर के एरिया तक फोकस हो सकती है और इसलिए ये ऑडियो या वीडियो डॉक्यूमेंट्स की स्टोरेज के लिए बहुत परफेक्ट हैं। जो आपकी लेजर बीम है वो एक्सरे की तरह डैमेजिंग नहीं होती है, इट इज लेस डैमेजिंग एज कंपेयर टू एक्सरे, इसलिए मेडिकल फील्ड में अलग अलग चीजों के ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरीज के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, इन सब के लिए बहुत यूजफुल है। डिसएडवांटेज क्या है? लेजर बेस्ड ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। जो लेजर डिवाइसेस होती हैं उनका मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली होता है। लेजर बीम्स जो है वो बहुत डेलिकेट होती हैं, जब स्पेशली जब आप कटिंग या ड्रिलिंग या इस तरह का प्रोसेस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो कंप्यूटर ऑपरेटेड होती हैं और उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। अगर इसमें टेम्परेचर इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है कि अगर जरा भी आपका एक्यूरेसी गड़बड़ाई तो वो वहां पे बर्निंग कर सकता है, डिस्कलरिंग ऑफ मेटल कर सकता है या और कोई भी नुकसान कर सकता है। चौथा डिसएडवांटेज क्या है? इसको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है जब इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में या डिफेंस एप्लीकेशंस में यूज होता है। पांचवी प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमन बींग्स को ये बहुत उनके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि अगर उनके कांटेक्ट में कहीं भी आ जाए तो जहां भी कांटेक्ट करता है वहां पे तुरंत बर्न प्रोड्यूस कर देता है। तो ये आपकी डिसएडवांटेजेस हैं और इसके साथ ही खत्म होता है आपका ये वाला पोर्शन लेजर वाला मॉडर्न फिजिक्स का। और अब